सागर, शहर के सब इंस्पेक्टर। शहर में हो रही अजीब गायबियों की तहकीकात में व्यस्त था। दूसरी ओर निधि और निशु कॉलेज में अपनी केमिस्ट्री की कक्षा ले रही थीं। मैडम ने जब रबर के पेड़ों के बारे में पढ़ाना शुरू किया तो निधि के दिमाग में जंगल के पीछे मौजूद रबर के पेड़ों की बात आ गई। उसने निशु से कहा, आज हम रबर बनाएंगे, बस तुम मेरे साथ चलो। निशु ने थोड़ी हिचकिचाहट से पूछा, कहाँ? निधि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहाँ रबर के पेड़ हैं। निशु ने गंभीर होकर कहा, कहीं तुम पीछे वाले जंगल की तो बात नहीं कर रही हो? वो जंगल बदनाम था क्योंकि पिछले साल वहाँ किसी तांत्रिक ने एक बच्चे की बलि देने की कोशिश की थी। पुलिस समय पर पहुँच गई थी, लेकिन यह घटना निशु के मन में डर के रूप में बसी हुई थी। निधि ने उसकी चिंता को नज़रअंदाज करते हुए कहा, अब कुछ ऐसा नहीं होगा, चलो, कोई परेशानी नहीं होगी। कक्षा खत्म होने के बाद दोनों शिव मंदिर गईं और भगवान शिव से अपनी सुरक्षा की प्रार्थना की। ये दोनों की आदत थी। डेली छुट्टी होने के बाद वो शिव मंदिर जाया करते थे। फिर दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। लगभग 20 मिनट बाद उन्होंने एक ऑटो रुकवाया और ऑटो वालों से कहा, मैं जंगल में कुछ काम से जा रही हूँ, 15 मिनट तक इंतज़ार करो। वे जंगल में प्रवेश कर गईं और रबर के पेड़ों की ओर बढ़ने लगीं। जंगल में कुछ देर चलते हुए निधि की नज़र एक अजीब पत्थर पर पड़ी, जिस पर किसी अनजानी भाषा में कुछ लिखा था। दोनों ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर आगे बढ़कर रबर के पेड़ों से रबर इकट्ठा करने लगे। काम खत्म होते ही वे ऑटो की ओर लौट आए, लेकिन निधि ने चलते चलते उस पत्थर की तस्वीर खींच ली थी। निशु ने पूछा, तुमने ये तस्वीर क्यों ली? निधि ने बताया कि उसके पड़ोस में एक अंकल रहते हैं जिन्हें कई भाषाएं आती हैं। वह उनसे पूछेंगे कि ये क्या लिखा है। उधर जब निशु और निधि जंगल से निकल रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक आदमी और उसके साथ एक कुल्हाड़ी लिए हुए दूसरा आदमी जो जंगल की तरफ जा रहे थे। उन्होंने उनको निधि और निशु ने एक नज़र उन दोनों पर डाली और वहाँ से ऑटो पर बैठकर निकल गए। लकड़ी का व्यापारी जो सूखे पेड़ों की लकड़ी काट कर बेचता था, अपने आदमी के साथ जंगल में घूम रहा था। उन्हें पेड़ों की तलाश में जंगल के अंदर जाते हुए ज़्यादा परेशानी नहीं थी, क्योंकि जंगल के पास से ही हाईवे गुजरता था। पर जंगल इतना घना और सुनसान था कि वहाँ बहुत कम लोग आते जाते थे। जब वे दोनों जंगल में सूखे पेड़ देख रहे थे, तो अचानक उनके सामने दो काले धुएं से बनी आकृतियाँ प्रकट हो गईं। बिना कुछ समझे उन आकृतियों ने व्यापारी और उस आदमी के शरीर में प्रवेश कर लिया। अब व्यापारी और उसका आदमी बिना अपनी मर्जी के उसी पत्थर की ओर बढ़ने लगे जिसे निधि ने देखा था। वे पत्थर के पास पहुँचे और उसे एक तरफ धक्का दिया। पत्थर हटते ही एक गुप्त दरवाज़ा खुल गया और वे दोनों अंदर चले गए। जैसे ही वे अंदर गए, पत्थर फिर से अपनी जगह पर आ गया। इसी दौरान निशु और निधि ऑटो में बैठकर घर की ओर जा रहे थे। रास्ते में निशु ने फिर पूछा, तुमने उस पत्थर की फ़ोटो क्यों ली? निधि ने उसे बताया कि वह अपने पड़ोस के अंकल को दिखाकर पता लगाएगी कि उस पत्थर पर क्या लिखा है। निशु ने कहा, मुझे भी बताना, अगर कुछ पता चले। दोनों घर पहुंच गए। शाम ढल चुकी थी और जंगल के अंदर बने तहखाने में दो काले साए आपस में चर्चा कर रहे थे। वे परेशान थे कि वे दोनों लड़कियों के शरीर में प्रवेश क्यों नहीं कर पाए थे। एक साया दूसरे से बोला, इन लड़कियों में इतनी ताकत कैसे आ गई कि हम इनके अंदर प्रवेश ही नहीं कर सके। दूसरा साया चिंतित स्वर में बोला, यह बहुत बड़ी बात है, हमें अपने आका को यह बात नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो वह हमें नष्ट कर देगा।
लेकिन जंगल के अंदर कुछ बहुत बड़ा हो रहा था। व्यापारी और उसका आदमी अब उस तहखाने के अंदर थे जहां रहस्यमयी शक्तियां सक्रिय थीं। उन दोनों पर धुएं से बने सायों का कब्जा था। आगे क्या होगा? क्या निधि और निशु को उस पत्थर की असलियत पता चलेगी? क्या व्यापारी और उसका आदमी बच पाएंगे, या वे हमेशा के लिए उन अज्ञात शक्तियों के कैदी बन जाएंगे?